देखो हमने काफ़ी टाइम मतलब ठीक मेहनत करी है। हाँ, आप सब लोगों ने भी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करी है। तो ये 1-2 दिन का समय बचा है मैथ के लिए। आज का है और कल का दिन है बस। तो ये दोनों दिन और मेहनत कर लो आप। बाकी तो फिर आपके पेपर ख़त्म ही हो जाने हैं, आर्ट का रह जाएगा। ठीक है, तो ये दो दो दिन और पढ़ लो किसी भी तरह से मेहनत करके। बाकी फिर चाहे सो भी मत 1-2 दिन, है ना। मैथ का पेपर और दे लो ये ठीक से, उसके बाद आप सोना खूब। ठीक है, तो पढ़ लो जितना भी दिन बच रहा है ना, जितना भी टाइम है मैथ के लिए पढ़ लेना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर दिया है बोर्ड ने, है ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने 2025-26 के लिए। ये मैंने एक बार सोल्व करा रखा है स्कूल में। ठीक है भाई, एक बार और सोल्व करते हैं इसको, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं रिवीजन हो जाएंगी। 5-6 पेपर करके देखते हैं, अगर मैं करा पाया तो बहुत सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका छेद केवल एक होता है, मतलब उनका कोई और गुणनखंड नहीं होता है ना। तो देखो, जैसे 14 और 35 है। 14 में 7 इसको भी काट देगा, 7 इसको भी काट देगा, है ना, 5 बार में। तो इसका भी गुणनखंड है। इससे भी ये कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा, है ना। कोई किसी के भी टेबल में नहीं आएगी 8 और 25 एक साथ। तो ये आंसर हुआ इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये कहाँ भाग रहा है। तो अगला देखो ये वाला, x² a+1 x + b। ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। क्या है इसमें? इसमें आपको देखो दो मूल दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। याद करो, जब आप x निकालते हो, x के दो मान निकालते हो, एक इधर आता है एक इधर आता है, तो उसको एक को अल्फा नहीं मानते, एक को बीटा मानते हो। तो यानी कि ये दोनों x के मान है, और x के मान आते हैं जब अल्फा और बीटा। जैसे x बराबर आया, कुछ भी आया, या बी x बराबर इधर कुछ भी आया, तो वो इस वाले इसको द्विघात समीकरण को सोल्व करके तो आते हैं। तो x के मान होते हैं ना, तो x के मान एक ही हैं, एक ही हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा b, है ना। यहाँ पे b आ जाएगा, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो देखो, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करने में -6 कौन से में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक बी का आंसर -6 तो आपको मिल रहा है, लेकिन एक के मान एक में 0 है, एक में 2 है। यदि आप यहाँ पे 2 रख लोगे एक ही जगह, तो 2 और 1 3x हो जाएगा, ये 3x। लेकिन अगर यहाँ पे आप 0 रख लोगे तो ठीक हो जाएगा ना, देखो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -6। क्या आपको ऐसे टुकड़े मिलेंगे जो घटा के, मतलब गुना करने पे 3 आए, गुना करने पे 6 आए, और घटाने के बाद 3 आए, ऐसे मिलेंगे नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे 1 आना चाहिए। यानी कि आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो कितना आ जाएगा? 6, और 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, ना कि 2। ठीक है, तो इसका कुल मिला के सॉल्यूशन यही है कि यहाँ पे ऐसा बनाओ, यहाँ पे तो -6 है ही, यहाँ पे ऐसा बनाओ कि जिसकी गुना करने पे 6 तो आ जाए, लेकिन घटने पे कितना आए? 1 आए। 3 - 2 इससे बनेगा, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये भी कराया हुआ है। n² - 1 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य कब होगी? यदि n एक, n क्या है? n के स्थान पर रखना है आपको, रख के देखना है। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो पूरे अंक होते हैं ना, माइनस में हो या प्लस में हो। ठीक है, +1 +2 -2 ऐसे करके 0। तो मान लो जैसे 0 ही है, 0 को रख के देखो यहाँ, जैसे 0 रखा तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 -1 कितना आ जाएगा? 1। क्या 1 8 से विभाजित है? एक को भाग कर दोगे, नहीं कटेगा ना, नहीं। तो ये वाला तो होने का नहीं। प्राकृतिक संख्या कैसी? 1 2 3 4, इसमें रखो 1, 1 का स्क्वायर 1 - 0 का 0/8। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर रखो, यहाँ 2 रखो, इसमें 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3। क्या 3 8 से विभाजित है? 3/8 नहीं ना, तो ये भी नहीं हो सकता। विषम संख्या क्या होती हैं? 3 1 5। देखो, अगर इसमें 3 रखोगे तो, सॉरी 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 0 हो जाएगा, और 0 के बटे में 8 विभाजित हो रहा है। 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8/8 ये भी, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा इसका विषम। ठीक है, करा रखा है मैंने स्कूल में।
चलो नेक्स्ट देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये वाली कंडीशन को समझ लो एक बार, है ना। देखो ये जो डी वाली कंडीशन है, ये जब सारे बराबर हों, A1/A2 B1/B2 ये सारे बराबर हो, जब ये वाली कंडीशन होती है समपाती की। समपाती, इसका मतलब है समीकरण के अनेक हल हैं। अनेक हल जब बराबर हों सारी, ये सारी सारी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती। और बहुत सारे हल होते हैं। और जब यहाँ पे हो A1 बराबर ना हो B1 B2 के, इसमें एक यूनिक हल होता है, यूनिक हल, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल। यानी कि एक ही हल मिलेगा इसमें केवल आपको, ये वाली कंडीशन में। और जिसमें दो आगे के बराबर हो और पीछे वाला बराबर ना हो, इसको बोलते हैं समांतर। रेखा समांतर होती है, पैरेलल। पैरेलल है तो कहीं भी आपस में नहीं काटेंगी, तो ये हो जाएगी ये वाली कंडीशन, समांतर वाली। तो ये कह रहा है कोई हल नहीं है, जब समांतर है तो कोई हल नहीं होंगे, कहीं भी नहीं काटने की, तो कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा, कोई हल नहीं है। यूनिक हल है, मतलब एक ही हल है केवल, तो वो ये वाली कंडीशन है, जब A1 ये वाली दो बराबर ना हो स्टार्ट के। और जब बहुत सारे हल आए तो ये वाली, जिसमें तीनों बराबर। ठीक है परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल पता है आपको क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। चलो x² bx + c के बारे में क्या है, द्विघात समीकरण दे रखी। देखो जब ये इससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो क्या होता है, वास्तविक मूल आते हैं और दो अलग अलग आते हैं, अलग अलग, है ना, अलग अलग। ये नहीं कि दो भिन्न भिन्न, यानी कि दो अलग अलग, ये सही है। समीकरण के दो मूल होते हैं, यदि बराबर है तो दो मूल होते हैं, दो बराबर मूल होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, समीकरण अगर हाँ 0 से छोटा यानी कि माइनस में है, तो क्या होता है, वास्तविक हल नहीं होता, यानी कि काल्पनिक होता है, ये भी बात सही है। समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं। ये बताओ, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो दो से अधिक कैसे हो जाएंगे, द्विघात में जिसकी घात दो है उसके तो आंसर दो ही आते हैं, तो दो से अधिक मूल कैसे हो जाएंगे, ये बात गलत है। और क्या पूछा है, सही उत्तर बताओ, तो सही तो 1 2 3 है, तो जो 1 2 3 आंसर होगा वो होगा, है ना, नीचे दे रखा है इसका 1 2 3, कहाँ पे है 1 2 3, 1 2, ये रहा डी वाला। ठीक है, समांतर श्रेणी का 11वां पद, देखो बहुत आसान है, आप कर लेना, ज़्यादा टाइम जाएगा, मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ। -5 में से डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले को घटाओगे आप, डी में है ना, तो दूसरा क्या, -5/2 -5, तो इसको इधर ले जाओगे तो -5/2, सॉरी जब ये माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो इसकी इधर गुना करोगे तो 5 दूनी 10, -5 + 10/2, तो कितना आ जाएगा, 5/2। डी का माना है 5/2, 11वां पद पूछ रहा है, तो टी 11 बराबर क्या हो जाएगा, a + n-1 × डी। ए कितना है, a-5 + n-1, डी कितना है 5/2। ठीक है, -5 प्लस इसके अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 रखते हैं इसमें, 11 में से एक गया 10, है ना, एन की वैल्यू हो गई 10 ना 5/2, 2 से 1 कटा, कितनी बार, 5 बार, 5 पंजे 25, -25 प्लस कितना आ जाएगा 20 प्लस का, ये आएगा आंसर, करके देखना, है ना। नेक्स्ट देखो, ये पूछ रहे हैं 3 बिंदु दे रखे हैं, कौन से उसके त्रिभुज के हल हैं, त्रिभुज कैसे पता करोगे, त्रिभुज बनाओगे, एक पॉइंट यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तीनों के बीच की दूरी निकाल लो। अगर जैसे भी आएगी अलग अलग आएगी तो विषमबाहु, 2 की बराबर आएंगी तो समद्विबाहु, और 3 की बराबर आएंगी तो समबाहु। ठीक है, अब करके देखते हैं। देखो पहले ले लेते हैं ये वाले, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ। देखो क्या करते हैं हम यहाँ शॉर्ट में, क्या करते हैं, इसमें से घटाओगे, जब यहाँ पे ऑलरेडी -4 है, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जब माइनस हो ना यहाँ पे फिर जुड़ जाता है, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, रूट में 8 प्लस इसमें से घटाओगे तो 0 है तो 8 हो जाएगा, 8 का रूट कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, है ना, तो 64 आएगा 8। ठीक है, फिर इसका देखो, इसका और इसका देख लो,
जीरो में से 4 घटाएंगे 4 अंदर, 3 में से 0 घटाएंगे 3 अंदर, दोनों का स्क्वायर करेंगे ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 में से बाहर निकल लेंगे 5। तो एक इसका माना है, इन दोनों का माना है 5, इस लास्ट वाले का और दूसरे वाले का देख लो। 0 में से 4 तो 4 ही आ जाएगा, 3 में से 0 3 ही आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर, एक आ जाएगा 16, एक आ जाएगा 9, तो इसका भी 5 ही आ जाएगा, है ना आंसर। तो 2 5 5 आए हैं, एक क्या है, एक 8 आया, अलग अलग आए, यानी कि 2 बराबर। तो क्या हुआ समद्विबाहु, लगाओ आंसर। कहाँ पे है समद्विबाहु, ये रहा। 2 समान कोण त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कब बराबर होता है, थेल्स की परिधि में। आंसर देखो, ये वाला कोण अगर 50 दिया है आपको, कौन सा पूछ रहा है, ओ ए बी, ये वाला पूछ रहा है ओ ए बी, ये वाला पूछ रहा है ना। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये वाला एंगल निकाल लो। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल देखो, ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। नहीं सॉरी, हाँ देखो, ये लंब है इस पर, ये त्रिज्या है ना वृत्त की, और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 90। यहाँ पे भी 90 का बनेगा, ठीक है। ये वाला ये 90 का हो गया पूरा, तो 90 90 180, और इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, इसको प्लस सामने वाले को मिला के भी 180 होना चाहिए, क्योंकि 360 टोटल का आना चाहिए, क्या है चतुर्भुज है, इनका टोटल कितना आना चाहिए 360। तो 50 यहाँ है, यहाँ पे कितना आना चाहिए 130, क्योंकि यहाँ पे 90 90 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 130। अब देखो इस त्रिभुज में 130 आ गया इसका आंसर। और देखो ये दोनों त्रिज्या नहीं है वृत्त की, तो बराबर हैं। अगर बराबर दो, कोई भी चीज़ दो बराबर क्या आ गया है, कोई भी दो चीज़ बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो एक त्रिभुज में एक कोण 130 का है, तो बाकी कोण कितने कितने के हो जाएंगे, बाकी बचे 50, 50 भी दो पार्ट में बटेगा, क्योंकि अब दोनों बराबर हैं, तो ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा। आगे समझ में, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका, है ना। इसमें से जितना घटेगा यहाँ पे 130 आएगा, और फिर 130, क्योंकि एक त्रिभुज है इसमें दोनों कोण बराबर आएंगे, क्योंकि इनकी भुजा बराबर है, क्योंकि भुजा किससे बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। चलो ये क्या है, इसमें तो यही नहीं दे रखी वैल्यू, पता नहीं क्या है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये था 1060, है ना। इसमें जो भी वैल्यू दे रखी हो, ऐसे क्वेश्चन वैल्यू वाले आएंगे जरूर, एक ना एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में। आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू रखनी है ना। इसकी वैल्यू है 1/√3, 10 30 की, और 1060 की है √3, ठीक है। और साइन 30 की है 1/2, कोस 60 की है 1/2, ठीक है। साइन 60 की है √3/2, और कोस 30 की है भी √3/2 है। तो ये कुछ वैल्यू तो याद हो गई होंगे आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने उसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका √3 आएगा आंसर, तो उसका आंसर हो जाएगा √1060। क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं कैसे बताऊँ इसको सोल्व करके क्या आता है। आंसर तो मेरे याद है, त्रिज्या आर और कोण थीटा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। अगर 360 नहीं है तो 720 होगा, ऊपर 2 लगा रखोगा ऊना में। देखो ये आंसर। गुल्ली डंडे के खेलने में गिल्ली का आकार कौन से संयोजन से बनता है, देखो एक बेलन सा होता है, ऐसे चोंच बनी होती है उसकी, है ना, इधर भी चोंच बनी होती है। तो ये कौन सी होती है, 2 बेलन 1 शंकु, सॉरी 2 शंकु 1 बेलन, 2 शंकु 1 बेलन, ये कहाँ गया मुझे याद है, ये कौन सा है, 1060 √3, ठीक है। sec 45 √2, sin 90 cos 90 में भी मैं भी घूम गया, मुझे भी नहीं याद आ रहा, लेकिन इसको तो पता है डी का कौन सा मिला है, डी का पहले वाला मिला है। तो डी का पहले वाला आंसर देखो कहाँ पे है, डी का पहले आंसर इन दोनों में, इन दोनों में नहीं है, तो इसको काटो, ये नहीं हो सकता आंसर। अब देखो सी का दूसरा कौन से में है, सी का दूसरा, ये रहा सी का दूसरा, आंसर मिल गया, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें देख लो ए का तीसरा, यानी कि साइन 90 का मान होता है 1 और कोस 90 का मान होता है 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा, कई बार कराया है, ये आएगा इसका आंसर 30। देखो एक छाया है, वो मान लो वो कह रहा है कि एक खंबे की छाया उसकी √3 गुनी है, मान लो खंबे की छाया x, ये कितनी हो जाएगी x √3, उसकी √3 गुनी है,
तो ये गुना में हो जाएगा x√3 छाया। भाई खंबे की छाया इधर को ही तो पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब हम tan थीटा निकालते हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में, ये वाली भुजा के बटे में ये वाली नहीं रखते, तो ये बटे x√3 नहीं आएगा, x कटेगा तो 1/√3 नहीं आएगा, और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का, और इधर तो हम tan थीटा लेते ही हैं, तो ये tan से tan कट जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा बराबर ये 30, समझ गए। ये इसको आप करके देखो, मैं बता रहा हूँ। वैसे इसका आंसर 2 है। सोल्व कैसे करोगे इसको देखो, 1 + tan, चलो इसको मैं सोल्व करा देता हूँ, कभी आप फिर ये बोलो कि सोल्व नहीं करा रहे। अभी कराता हूँ इसको लास्ट में, पहले MCQ सारे कर लें, है ना। देखो कौन सी घटना किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो 0.7 हो सकती है क्योंकि 1 से छोटी है, 2.3 हो सकती है क्योंकि ये भी 1 से छोटी है, 15% कितना होता है, ये भी 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकती है ना। ये नहीं हो सकती नेगेटिव में, है ना। ये तो इसका आंसर होगा ये। संचय बारंबारता की रचना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है। संचय बारंबारता, जब आप संचय बारंबारता किसके लिए निकालते हो, जब आप माध्यक निकाल रहे होते हो ना, उसी में तो निकालते हो संचय बारंबारता। इसमें और इसमें थोड़ी ज़रूरत पड़ती है संचय बारंबारता की, ठीक है। बहुलक कौन सा होता है, बहुलक वो होता है जो बार बार रिपीट होता है। ये हो गया आंसर। यदि किसी बटन का माध्यक 16 है और बहुलक है तो माध्यिका बताओ। देखो बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका -2 माध्यक, ये होता है क्या, उल्टा तो नहीं लिख दिया। 3 गुना क्या दे रखा है, 3 माध्यिका ऐसी रखेंगे, -2 गुना 16 माध्यिका मान दे रखा है, बहुलक का मान दे रखा है 13, ठीक है। इसको 16 दूनी 32 हो जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, और उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जब इधर आएगा 32 में 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 3 और 1 4। ये भी तो आएगा इसके बटे में 45 के बटे में, फिर 3 जाएगा, 3 पंजे 15, तो ये वाला आंसर ख़त्म। ये तो चलो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे अभी।